नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय का एक फोटो है। ये करंट में बहुत अभी चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड केसेस इसके द्वारा जो है सो जांच किए जा रहे हैं। तो हमें करंट के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एजेंसियों के बारे में जानें कि वो एजेंसियाँ किस प्रकार से काम करती हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, और विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं हम उनके बारे में जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवर्तन निदेशालय है क्या, है ना, जिसको हम लोग ईडी कहते हैं, अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये है क्या, इसकी अगर हम परिभाषा जानें तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के जो अपराध और जो विदेशी मुद्रा कानून का जो उल्लंघन होता है उनका जांच करती है ना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को बताती है। कानूनों के उल्लंघन को बताती है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो जो उल्लंघन हो रहा है उसका बताती है और साथ में जांच करती है, जांच भी करती है ना। तो ये एक तरीके से जो है सो इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन हो जाता है। और इसका काम क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा जो कानून है उनके उल्लंघन को ये जांच करती है और उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है ना। एक इसको हम कह सकते हैं कि ये मल्टी सब्जेक्टिव अर्थात अगर कहें तो बहुविषयक संगठन है। बहुविषयक संगठन है। और ये जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है ना। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत है। राजस्व विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो हमें ये पता चला कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जिसको हम लोग प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, वो क्या है, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच करती है और उसे बताती है। ये मल्टी सब्जेक्टिव वसु विषयक संगठन है। हर प्रकार के जिस प्रकार से आर्थिक जो दोहन होगा वहाँ पे ये जांच करेगी। और ये क्या है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आती है। इसकी स्थापना जो है वो 1 मई 1956 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1 मई 1956 को हुई। और ये किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो फेरा अधिनियम 1947, इसके तहत जो था ये आर्थिक मामलों का विभाग में जो है सो प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका गठन किया गया था, है ना। फेरा क्या है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम इसको कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो कहलाता है वो आपका यही हो गया, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। आप इसके बारे में मैंने एक एनसीईआरटी का जो इकोनॉमी वीडियो है उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है कि फेरा और फेमा किस प्रकार से काम करते थे, तो उसके बारे में विशेष हम चर्चा की है। तो फेरा जो है, फेरा 1947 के तहत जो है सो इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसमें अगर मूल देखें तो मूल जो स्थान था, है ना, मूल जो मुख्यालय है, मूल मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है ना। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता। ठीक है, इसके जो मूल मुख्यालय मतलब ये जो है, ये तो हो गया आपका मेन हेडक्वार्टर, और ये जो हो गए ये हो गए रीजनल हेडक्वार्टर। रीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है, ये 3 हुए। ये शुरू में थे जब जब स्थापना हुई थी उस समय। उसके बाद फिर इसमें जो था वो चेन्नई को भी जोड़ा गया, है ना। इसके बाद इसमें जो था वो चेन्नई और चंडीगढ़ को भी जोड़ा गया। चेन्नई और चंडीगढ़ को भी इसमें जोड़ा गया। तो मुख्यालय अब जो है सो एक हेडक्वार्टर तो आपका ये ऑफिशियल हेडक्वार्टर है ही। रीजनल हेडक्वार्टर में बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और चंडीगढ़, ये जो है वो आपके 5 क्षेत्रीय कार्यालय बन जाते हैं, 5। ठीक है, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़ और दिल्ली को भी मिला लें तो 5 रीजनल हेडक्वार्टर हो जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो क्या है, 10 जो है वो उप क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो आप इसके स्थापना में इस चीज़ को देख लीजिए कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फेरा एक्ट 1947 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है। रीजनल हेडक्वार्टर बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और चंडीगढ़, ओवरऑल इसमें 5 हेडक्वार्टर हो जाते हैं। और इसके अंडर जो है वो 10 सब हेडक्वार्टर्स माने जाते हैं और वो उप क्षेत्रीय कार्यालय कहलाते हैं, है ना। अब इनकी संरचना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो इनकी अगर संरचना की अगर हम बात करें तो इनकी जो संरचना है वो क्या होता है कि जो इनका जो हेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्तन निदेशक कहते हैं। प्रवर्तन निदेशक, है ना। प्रवर्तन निदेशक जो है वो इनका जो मुख्य सीईओ चेयरमैन जिसको कहिए वो होते हैं। और ये कहाँ बैठते हैं, तो ये न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठते हैं।
ठीक है। तो नई दिल्ली का जो मुख्यालय है वहाँ पे क्या होगा, प्रवर्तन निदेशक काम करेगा। जो बाकी जो रीजनल हेडक्वार्टर हो गए, जो रीजनल ऑफिस हो गए, रीजनल ऑफिस जो हुए, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें उप निदेशक नेतृत्व करता है। ठीक है, दिल्ली में प्रवर्तन निदेशक, जो मुख्य प्रवर्तन निदेशक है वो नेतृत्व करेगा, और रीजनल ऑफिस में उप निदेशक नेतृत्व करते हैं। और बाकी जो ये 10 उप क्षेत्र कार्यालय हो गए, है ना, 10 जो है उप क्षेत्रीय हो गए, उप क्षेत्रीय कार्यालय, इस उप क्षेत्र कार्यालय में कौन से होंगे, तो सहायक निदेशक होते हैं, सहायक निदेशक होते हैं, है ना। तो अब इनकी संरचना यही है कि एक निदेशक होगा, उनके कुछ कर्मचारी वगैरह होंगे, रीजनल ऑफिस में उप निदेशक, और 10 जो है क्षेत्रीय, जो उप क्षेत्रीय कार्यालय हो गए उसमें सहायक निदेशक काम करते हैं। इसमें जो भर्ती होती है वो भर्ती कैसे होती है, जो इसमें भर्ती होगी वो सीधे तौर पर होगी, सीधे तौर पर, ठीक है। और सीधे तौर पे कहाँ से होगी, तो वो जो है वो IRS जो होते हैं, IRS मतलब कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IPS और IAS, है ना, अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, उसके बाद आपका उत्पाद शुल्क अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, है ना, सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी आदि, ये सब क्या है, ये सब इसमें शामिल होते हैं, और यही सब जो है वो चुन के वहाँ पे आते हैं, उनकी भर्ती होती है और फिर उस प्रकार से काम किए जाते हैं। तो संरचना में हमें ध्यान रखना है कि जो मुख्य बैठेगा वो क्या है, प्रवर्तन निदेशक बैठेगा, रीजनल ऑफिस उप निदेशक बैठेगा, 10 उप क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक का नेतृत्व होगा, और ये सब की भर्ती कहाँ से होती है, सीधे तौर पर IRS, IPS, IAS, ITO, है ना, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी इत्यादि जो है सो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब इनका कार्यकाल अगर हम जान लें, थोड़ा सा हम यहाँ पे संक्षिप्त में करें, अगर इनके हम कार्यकाल को देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, जो 2021 में संशोधन के जरिए 3 वर्ष करने की बात की गई है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, इसको अवैधानिक करार दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ये दलील है कि जो है सो जब जो कार्यरत निदेशक है उसकी कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाना भी है तो टुकड़ों में बढ़ाया जा सकता है। और वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि इसके कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने की और बात कही गई है, तो उसी परिजों से सुप्रीम कोर्ट इसको अवैधानिक करार दिया है ना। मतलब जो पहले 2 साल था उसको बढ़ाकर कितना करने की कोशिश की गई है, 5 वर्ष करने की कोशिश की गई। तो करंट में इस तरह के सवाल आपसे कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आप ध्यान रखिए कि मूलतः इसके कार्य जो होते हैं, किसी भी निदेशक का जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा, है ना। अब क्या है कि हम इसके कुछ वैधानिक कार्य को देख लेते हैं कि ये वैधानिक कार्य इनका क्या क्या है। तो वैधानिक कार्य में हम देखेंगे कोफे पोसा, कोफे पोसा। ये कोफे पोसा क्या है, कोफे पोसा का मतलब हुआ कि ये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम है ना। ये जो विदेशी मुद्रा और तस्करी जो होता है उसको रोकने के लिए इसका कोफे पोसा एक एक्ट बना था। ये कब बना था, 1974 में। ठीक है, तो इसमें इसके तहत क्या होता है कि ये इस कोफे पोसा के तहत जो है ईडी जो है वो फेमा के उल्लंघन में, फेमा के उल्लंघन में, है ना, निवारक हिरासत कर सकती है, निवारक हिरासत कर सकती है। ठीक है, दूसरा जो वैधानिक इसका कार्य है वो है कि जो फेमा 1999 होगा, फेमा 1999 का जो एक्ट था उसके तहत, है ना, ये क्या करेगा, ये जुर्माना लगाएगा, जुर्माना लगाएगा। ठीक है, फिर इसका जो है वो PMLA, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिसको धन शोधन निवारण अधिनियम कहते हैं, PMLA। ये PMLA जो है ये 2002 का एक्ट है, 2002, है ना। इसको जो है वो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ये जो है सो FATF के तहत इसको लागू किया गया था भारत में। और PMLA 2002 जो क्या होगा, इसके तहत क्या करेगा कि ये अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है, अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है। ये इंडिपेंडेंट कार्य बताया जा रहा है ईडी के बारे में कि किस किस एक्ट के तहत ये अपना कार्य कर सकता है ना, चलाया जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी करेगा कि जो संपत्ति मिलेंगे उनका ये जब्ती कर लेगा, तो संपत्ति की जब्ती। तो ये मुख्य कार्य जो है वो आपको ईडी का होता है। और फिर एक क्या है, एक होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, है ना, जिसको हम लोग FEO कहते हैं, FEOA। ठीक है, इसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये बेसिकली होता है, FEOA। जैसे आप जो विजय माल्या और जो नीरव मोदी की सब बात सुनते हैं, तो ये जो है ये FEOA 2018 के तहत जो है ये क्या करेगा, ये जो है वो
जो आर्थिक अपराधी जो विदेशों में शरण ले रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेगा कि उसकी ईडी जो है सो उससे उसके संपत्तियों का कुर्की कर देगा, है ना। तो जो भगोड़े हैं, भगोड़े की संपत्ति का कुर्की करना, तो ये ईडी के मुख्य कार्य होते हैं। अब थोड़ा सा हम पीएमएलए को समझ लेंगे। पीएमएलए 2002 है, इसको थोड़ा सा हम विस्तार में समझें, उसके बाद हम और बात करेंगे। तो पीएमएलए 2002 के तहत और क्या क्या ये जो किया जा सकता है उस पर हम थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ईडी जो है ना, ईडी जो है वो क्या करेगा कि अपराधी को गिरफ्तार करेगा, ठीक है, अपराधी को गिरफ्तार करेगा। ये जो आजकल जो देखते हैं कि किसी भी नेता के घर में छापा पड़ता है, किसी के अधिकारी के घर में छापा पड़ता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये शक्ति ईडी को कहाँ से मिलता है, तो पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत से अपराधी को गिरफ्तारी करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी कर सकता है कि जो है सो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि व्यक्ति को बुलाया जाए, व्यक्ति को बुलाया जाए, है ना। डायरेक्ट जो है मतलब सीधे पूछताछ एवं जांच की जा सकती है, जांच की जा सकती है। देखिए इसमें अंतर क्या है बाकी संस्थानों से ईडी का, कि सीबीआई है या इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उन लोगों को पहले ये अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो है सो सबसे बड़ा ये एक क्राइटेरिया हो जाता है कि अगर कोई घर में नहीं है तो वहाँ पे जांच नहीं होगी। लेकिन ईडी के पास क्या है कि एक आपके पास समझिए कि ईडी को बस एक शिकायत मिलने की ज़रूरत है, जैसे ही शिकायत मिला ये तुरंत जाँच करना शुरू करेगा। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जिस व्यक्ति के खिलाफ ये हुआ है ये मौजूद है या नहीं। अब दूसरा चीज़ क्या है, अगला क्या है कि जो गिरफ्तारी कर ली गई, ठीक है, तो गिरफ्तारी जो कर लिया गया तो चार्जशीट दायर करने का, चार्जशीट जो दायर किया जाता है उसे 60 दिन का समय मिलता है। अगर मान लेते हैं कि अपराधी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर 60 दिन के अंदर जो है सो निर्णय ये जो प्रवर्तन अधिकारी है वो क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये पीएमएलए के तहत जो है सो आपको कार्य करना होता है। लेकिन ये देखिए ये जितना सार जो एक्टिव हो रहा है ये एक्टिवनेस तभी होगा जब पहले शिकायत की जाएगी, है ना। मतलब पहले शिकायत करने पर अचानक से ईडी नहीं किसी पर छापा करेगी, पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो शिकायत होगा, उसके बाद ही जो है सो उस पर काम होता है ना। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ कि कुछ आलोचनाएं हैं और विवाद भी है। तो ये आलोचना और विवाद क्या है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि आलोचना सबसे पहले विपक्ष पार्टियों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा तो भाई सीधी सी बात है, जब दुरुपयोग हो रहा है कि हर जगह जांच हो रही है तो ईडी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है हर अपराधों में, सामान्य अपराधों में भी जो है, सामान्य अपराधों में ईडी ईडी शामिल है ना। समान अपराध मतलब छोटा सा भी कोई अपराध हो रहा है उसकी जांच भी जो है वो ईडी के द्वारा ही किया जा रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये होता है कि अगर ईडी जो है, ईडी का सबूत साक्ष्य के रूप में मान्य होगा, साक्ष्य के रूप में मान्य होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्यकाल अवधि को लेकर के एक विवाद चल रहा है, कार्यकाल अवधि को लेकर विवाद, है ना, कि इसे जो है वो 5 साल बढ़ाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ये अब संवैधानिक नहीं है, इस पर जो है वो जो है सो आपका कार्य जो है सो उस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, उसके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है ना। अच्छा फिर क्या होता है कि एक चीज़ यहाँ पे फिर एक आलोचना ये भी है कि पीएमएलए के तहत क्या होता है ना, पीएमएलए के तहत ईडी एक्टिव तो होती है लेकिन पीएमएलए के तहत क्या है कि ईडी की सजा दर बहुत कम है, सजा दर बहुत कम है ना, अन्य जांच एजेंसियों के मुकाबले जो है इसमें जो है सो आपका ईडी की सजा कम है। तो इसमें सुधार क्या किया जा सकता है, अब सुधार की बात होती है तो सुधार ये होगा कि सभी अधिकारियों, सभी ईडी के अधिकारी एवं निर्णायक प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट जो हो गया, निर्णायक प्राधिकारी के बीच आम सहमति, ठीक है, होनी चाहिए।
ये एक पहला आपके पास रिक्वायरमेंट है जो इसको फुलफिल करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि जो वर्तमान स्थिति है ईडी की, वर्तमान स्थिति, ठीक है, एवं संचालन पर निरंतर जांच होते रहना चाहिए, संचालन पर निरंतर जांच हो, है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए क्या होता है ना कि ये प्रक्रिया ऐसी की जाती है कि तुरंत सज़ा देने का प्रावधान कर दिया जाता है ना। तो क्या है कि प्रक्रिया को सज़ा देने की जटिलता से बाहर निकालना, जटिलता से बाहर निकालना, है ना। तो ये जो है वो कुछ आम आपके पास जो है सो, ताकि क्या होगा ना, देखिए अगर सज़ा देने की जटिलता जो है अगर उससे हम बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात सज़ा देने की जो प्रक्रिया है या बाकी जो भी जितने भी ये आपके लॉफुल एक्ट्स के तहत जो काम किए जाते हैं, उन सब का क्या है कि न्यायपालिका पर क्या है ना कि इसका बोझ जो है वो कम पड़ेगा। और अगला जो पॉइंट है, सभी जांच का स्पष्टीकरण अनिवार्य, स्पष्टीकरण अनिवार्य। तो ये आपको इतने ध्यान रखने हैं कि जो है सो ईडी का सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है ना। और जो है सो आलोचना विवाद क्या क्या है, खास करके देखिए जो अभी करंट में जो विवाद चल रहा है ना वो कार्यकाल अवधि को लेकर के ही चल रहा है। सरकार का कहना है कि इसे हम बढ़ा करके 5 साल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये अवैध है, इस प्रकार से अचानक से आप नहीं बढ़ा सकते हैं, टुकड़ों में जो है सो आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और ये वैधानिक कार्य किस प्रकार से ये कार्य करता है और फिर आपका ये संरचना कैसा हो गया और ये स्थापना कब हुई थी और ईडी है क्या, तो आप जो है सो ईडी के बारे में पूरा एक समग्र जानकारी आपके पास मौजूद है। और इसी प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में ईडी से अगर प्रश्न आता है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए आसान आपको महसूस होगा। तो इसी प्रकार से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।